नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रबानी जॉली और आपका स्वागत करती हूं बाल कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ है मेरे दोस्त रूहानी, आसवी और मेरा नाम आरवी वर्मा। और हम आज आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया सा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। आंखों पर चश्मा, हाथ में लाठी और चेहरे पर मुस्कान, अहिंसा उनका हथियार था, अंग्रेजों पर भारी जिनका वार था। ये क्या बोल रहे हो आप? ये मैं स्कूल में गांधी जयंती की सेलिब्रेशन हो है, इसलिए मैं ये पोम याद कर रही हूँ। अच्छा, किसी को पता है गांधी जयंती कब होती है? 2 अक्टूबर। और गांधी जी का जन्म कौन से साल में हुआ था? नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। ओह। और हम इस साल गांधी जी का 153rd बर्थडे मना रहे हैं। वाओ। हमें गांधी जी के लाइफ से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा। ये सारी चीजें हमारी जिंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और मैनर्स हैं। गांधी जी एक बहुत अच्छे छात्र थे, दयालु व्यक्ति थे और उनकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर बहुत मजबूत थी। हमारे तरह? हाँ, बिल्कुल हमारे तरह। और तो और उन्हें हमारी तरह खेलना भी बहुत पसंद था। मुझे भी पसंद है। अरे आरवी, खेलना किसको नहीं पसंद होता। अच्छा, गांधी जी के पापा का पूरा नाम क्या था? मैं बताऊं? बताओ। करमचंद गांधी। अरे रूहानी, करमचंद्र नहीं, करमचंद गांधी। गांधी जी के पापा एक दीवान थे। ओह। किसी को गांधी जी की माँ का नाम पता है? मुझे पता है, पुतली बाई। एकदम सही। और सबसे ट्रिकी क्वेश्चन, गांधी जी का पूरा नाम? मैं बताऊं? अच्छा, कोई भी एक बता दो। मोहनदास करमचंद गांधी। एकदम सही। गांधी जी का बचपन काफी सादगी से भरा था और वो एक अच्छे छात्र भी थे। उन्हें खेलना तो पसंद था ही, तो वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते थे। जैसे हमें खेलना पसंद है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। अरे आसवी, मैंने देखा तुम बहुत देर से अपनी नोटबुक में देखी जा रही हो। लाई क्या हो, हमें भी तो बताओ। खोलो अपना पिटारा। मैं एक पोम लाई हूँ। किस पे? गांधी जयंती पे। सुना दो फिर। जिसकी सोच ने कर दिया कमाल, बदल दिया जिसने देश का हाल, जिसने पढ़ाया सत्य और अहिंसा का पाठ, वो थे हमारे गांधी बापू महान। वाह, कितनी अच्छी पोम है आसवी। थैंक यू। जैसे कि अभी आसवी ने कहा, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता भी हैं और बच्चे उन्हें प्यार से बापू बुलाते हैं। गांधी जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जिन्होंने हमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से मुक्त कराने के लिए अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का उपयोग करवाया। दीदी, आपको तो बहुत कुछ पता है। हाँ, वो इस साल थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी ना इंडिया के बारे में। रबानी, गांधी जी ने हमें एक नारा भी तो दिया था, डू और डाई, करो या मरो। एकदम सही। गांधी जी के बचपन में बहुत सारी घटनाएं हुई और उन घटनाओं से वो एक बहुत अच्छे नेता और स्वतंत्रता सेनानी बने। गांधी जी को 4 चीजें बहुत पसंद थी: सत्य, अहिंसा, कर्म और सफाई। किसी को पता है क्या? मुझे पता है। किस बारे में? मुझे स्वच्छता के बारे में पता है। अच्छा आसवी, बताओ फिर। स्वच्छता जीवन का बहुत ही आवश्यक अंग है। स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ आत्मा का निवास माना जाता है। इसी तरह स्वच्छता से समाज कितने विकसित है, इसका पता चलाते हैं। गांधी जी ने स्वच्छता को सेवा के भाग कहा था, इसलिए भारत में 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता भारत अभियान को शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर को एक और महान व्यक्ति का जन्म हुआ था। किसी को पता है वो कौन है? वो तो मेरा नहीं हुआ था। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड है, उसका हुआ था, बट मैं एक हिंट दे देती हूँ। वो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे। मुझे पता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। अरे एकदम सही। उनका जन्म 1904 में हुआ था और वो मुगल सराय वाराणसी में थे।
मेरे को लाल बहादुर शास्त्री जी का एक नारा भी पता है। अच्छा बताओ। जय जवान जय किसान। अरे वाह रूहानी, तुमने बिल्कुल सही कहा, जय जवान जय किसान। दोस्तों, शास्त्री जी एक मेहनती, दयालु, मददगार, ईमानदार और निडर आदमी थे। उनको कभी भी बुरा नहीं लगता था सच को सामने लाने में। वो हमेशा खड़े रहते थे कि लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए। उनके पिताजी स्कूल में खुद एक शिक्षक थे और शास्त्री जी के बहुत अच्छे नंबर आते थे जब वो स्कूल में थे। इससे जुड़ी मेरे पास एक कहानी भी है, सुनोगे? सुनाओ सुनाओ। शास्त्री जी वैसे तो बचपन से ही देशभक्त थे, बट उनकी कहानी कुछ अलग है। शास्त्री जी जब स्कूल में थे तो उनके टेस्ट होते थे जैसे हमारे होते हैं। तो उन्होंने टेस्ट में जब कुछ लिखा तो उनकी एक गलती हो गई। तो उस एक गलती की वजह से उनको बहुत डांट पड़ी। बट अगली बार जब उन्होंने वो टेस्ट दोबारा दिया, उस टेस्ट में कोई गलती नहीं थी और उनके पूरे नंबर आए। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये भी सही है, बट इससे हमें ये सीखने को भी मिलता है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। सही कहा। ये तो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी सीख है। ये हम अब से याद रखेंगे। शास्त्री जी की एक प्रेरणादायक कहानी है कि जब वो स्कूल में थे तो उन्होंने एक गरीब बच्चे को रोते हुए देखा। उन्होंने खुद उस बच्चे की स्कूल की फीस दे दी। इससे पता चलता है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। 200 पेड़ कटे जंगल के, उजड़े पूरे 100 परिवार, लेकर खबर भयानक आया जंगल में ताजा अखबार। भालू ने अखबार देखकर किया एक ऐलान, सुनो जंगल की यह खबर ध्यान से, सुनो सभी श्रीमान सुनो, बहुत बढ़ गया मानव का जंगल पर यह अत्याचार। कितने हरे पेड़ काटे और कितने उजड़ गए परिवार। अब हम पेड़ ना काटने देंगे, यह हमारा नारा है। हरे पेड़ जंगल की शोभा, यह संकल्प हमारा है। अरे वाह, ये कविता तो बहुत अच्छी थी। इस कविता से हमें ये पता चलता है कि जब भी कोई मनुष्य पेड़ काटता है तो कितने सारे पशुओं का जीवन नष्ट होता है और उनके घर भी उजड़ जाते हैं। बिल्कुल सही दीदी। हम पशुओं की बात कर रहे थे, तो आइए मैं आज आपको वाणी मेनन जी से मिलाती हूँ। आज हम उनसे बहुत सारी नई बातें सीखेंगे और अपने पिटारे में बहुत सारा ज्ञान डाल लेंगे। बच्चों, क्या आप सब जानते हैं कि हम 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक क्या मनाते हैं? हम ये पूरे सप्ताह को वन्य जीवन सप्ताह बनाते हैं। 2 अक्टूबर को, जैसा आप सब जानते हैं, हमारे अपने बापू का जन्मदिन बनाया जाता है। महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम प्यार से बापू बुलाते हैं, वह एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे। वे सबके लिए प्यार और समर्पण का प्रतीक थे, जिसमें प्राणियों के प्रति उनका विशेष प्यार और संवाद भी शामिल था। गांधी जी ने अपने ही आश्रम में एक छोटी सी गौशाला बनाई थी, जहाँ पे उन्होंने गौ माता की देखभाल की। वह कहते थे कि गौ माता की हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए। वन जीवन सप्ताह हर साल भारत में 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक, जैसे मैंने आपको बताया, मनाया जाता है। मगर ये सबसे पहली बार 1952 में जो है मनाया गया था। अब वन जीवन सप्ताह हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे देश में विविध प्रकार के जीव जंतु, वन जीवन बहुत सारे हैं। हमारे देश में बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि हम पूरी दुनिया के 7% जीव जंतुओं को पालते हैं अपने देश में। अब इसी वजह से हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इनकी रक्षा करें, इनकी देखभाल करें, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा तो ये हमारी इकोसिस्टम को बहुत ही बुरी तरीके से जो है नुकसान पहुंचा सकता है। अब ये कैसे? ये ऐसे कि अगर किसी भी जीव या जंतु हमेशा के लिए समाप्त हो जाए तो वो हमारी फूड चेन को सबसे पहले इफेक्ट करेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम शेर का एग्जाम्पल लें तो शेर जो है हिरण का शिकार करता है और हिरण जो है घास फूस खाता है।
वो एक शाकाहारी जीव है। अब अगर शेर की जो है संख्या हमारे इकोसिस्टम में खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी तो हिरण की संख्या बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हिरण काफी ज्यादा घास फूस खा सकते हैं और वो जंगल की हरियाली को कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो सकता है। तो अगर हम एक बड़े पैमाने में देखें तो काफी ज्यादा नुकसान हमारे लिए भी हो सकता है। इन्हीं जैसे कई सारी वजहों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भारतीयों के बीच वन्य जीवन संरक्षण के प्रति जागरूक और चेतना को बढ़ावा देने के लिए एक भारत वन्य जीवन बोर्ड, जिसे इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, मनाया। यह सप्ताह प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में वन्य जीवनों की भूमिका के बारे में भी आम जनता के बीच जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगर लंबे समय तक किसी भी वन्य जीव को किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो जैसा मैंने बताया हमारे पूरे इकोसिस्टम को जो है काफी संकट पहुंच सकता है। इसीलिए हमें सबको इस बारे में जागरूक करना चाहिए कि हम अपने वाइल्ड लाइफ को बचाएं। कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के नाम पे जो हम जंगल काट रहे हैं, ये हमारी वन्य जीवनों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि इसी तरीके से जो है उन बेचारों का घर उनसे छीन लिया जाता है। अब अगर आप सोचें कि जंगल में सिर्फ वन्य जीव, पेड़ पौधे यही मिलते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। वन में जो है कई बार मनुष्य भी रहते हैं और ये मनुष्य अपना जीवन वहीं पे जीते हैं। उनका एकमात्र सहारा वन और वन के प्राणी ही है। उनका सारा का सारा जीवन वन में ही निर्भर है। इसी वजह से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जंगल को जो है काटने से हम रोकें। अगर जंगल काफ़ी सारे कटेंगे तो हमारे ऑक्सीजन लेवल्स भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ेगा और हमें कई सारे रोग भी लगेंगे, जैसे कि अस्थमा, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है हम सभी लोगों के बीच में। अब वन और वन्य जीवों से हमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे हमें लकड़ी मिलता है अपने फर्नीचर्स बनाने के लिए, हमें काफ़ी सारी दवाइयाँ मिलती हैं जो हमारे कई सारे रोगों को जो है ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा उपयोग करी जाती है। आयुर्वेदिक, यूनानी, ये सभी में जो है वन से मिली हुई दवाइयों का ही सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब हमने वन जीवनों के बारे में तो बात कर ली, बट हमें उन जीवों के बारे में भी बात करनी चाहिए जो हमारे आसपास रहते हैं, जैसे कि हमारे पालतू जानवर हो गए, हमारी गौ माता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी उम्र के बच्चों को दूध पीना चाहिए, तभी आप ताकतवर बनेंगे, आप में बल आएगा और आप जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे। और भी सारे जानवर हैं जो हमें दूध देते हैं, जैसे बकरी हो गए, ऊंट हो गया, भैंस हो गया। ये सारे के सारे जानवरों का भी हमें देख रेख करना चाहिए, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि वो हमें देते हैं, बट इसीलिए क्योंकि जैसे हम मनुष्य का जो है जीवन जीने का एक राइट है, वैसे ही उनका भी है। इसी के अलावा अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है, जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, छोटा सा प्यारा सा पपी हो गया, इनका भी देख रेख रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यकपूर्ण है। आप बिल्कुल कोशिश कीजिए कि आप उन्हें समय पे खाना खिलाएं, उन्हें पानी पिलाएं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका समय से टीकाकरण करें, ताकि उन्हें किसी भी तरीके की बीमारी ना हो और ना ही उनसे आपको किसी भी तरीके की बीमारी ना हो। और उनके साथ प्रेम से रहें, खेलें कूदें, खूब सारा मज़े करें। मगर अगर कभी भी ऐसा होता है कि किसी भी कुत्ते ने आके आपको अटैक किया या काटा या उसके पंजे लगे, तो सबसे पहले अपने माता पिता को जाके बताइए, ताकि वो आपको अस्पताल लेके जाए और डॉक्टर से जांच करा सके। आखिरी में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे महात्मा गांधी जी ने हम सबको सिखाया था कि अहिंसा ही हमारा परम धर्म है, वैसे ही आप सभी के साथ प्रेम से रहें, अपने आसपास के जीव जंतुओं से प्रेम करें, खुद का भी ध्यान रखें। अगर आप किसी को भी देखते हैं जो उन्हें किसी भी तरीके की हानि पहुंचाते हैं तो उन्हें मना कीजिए, क्योंकि ये कोई मज़े की बात नहीं है। अगर आप किसी भी घायल पशु पक्षी किसी को भी देखते हैं तो अपने लोकल म्युनिसिपैलिटी को तुरंत कॉल करें, ताकि वो वेटनरी डॉक्टर जो जीव जंतु को जो है ठीक करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उस डॉक्टर को तुरंत ही बुलाए और उनकी ढंग से सेवा कर सके। अरे वाह, वाणी मेनन जी से हमने कितनी सारी नई बातें सीखी और अपना नॉलेज का पिटारा भी भर लिया। मैं एक पोयम सुनाऊं? सुनाओ।
सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकाश, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तब मुझे समझ में आया कि बहुत बड़ा है ये संसार। अरे वाह, ये कविता तो बहुत अच्छी थी। आरवी, हमें तो इससे बहुत अच्छी शिक्षा मिली। क्या शिक्षा मिली? कि आकाश बहुत बड़ा है, हमें अपने पंख फैलाकर उड़ना चाहिए। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी शिक्षा है। जैसे कि अभी आरवी ने बताया कि हमारा संसार इतना बड़ा है, वैसे ही और जीव जंतुओं का भी संसार उतना ही बड़ा है। यानी कि हम जिस तरह से अपने आप का और मनुष्यों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से हमें दया और प्रेम का भाव जीव जंतुओं को भी दिखाना चाहिए। अरे रूहानी, अपने पेन से खेलना बंद करो और मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। पूछो पूछो। मैं एक जानवर हूँ, मेरे पास लंबी पूंछ है, मैं पेड़ों पे चढ़ता हूँ और मैं केले खाता हूँ। कौन हूँ मैं? मुझे पता है। बताओ बताओ। बंदर। अरे वाह, एकदम सही। एक और, मैं छोटा हूँ पर बहुत काम का हूँ, घर घर में मुझे पाओगे तुम, मैं बिना बोले ही सब कुछ कह देता हूँ, बच्चों को मैं बहुत पसंद हूँ। बताओ कौन? चींटी। चींटी? ये जवाब तो गलत है, इसका जवाब मैं बताती हूँ। इसका जवाब है किताब। हर बच्चे को किताब तो पसंद होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक। चलो मैं एक पूछती हूँ। अच्छा अच्छा, पूछ लो। एक पक्षी है जो हमेशा उड़ता रहता है लेकिन कभी जमीन पर नहीं बैठता। मुझे पता है। बताओ। कबूतर। गलत, वो तो जमीन पे बैठता है। मैं भी ट्राई करूँ? ट्राई करो। हवा? करेक्ट। अरे देखा, मुझे तो पता ही था। आपने तो कहा था पक्षी। यही तो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। अरे हवा भी तो पक्षी की तरह ही उड़ती है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। मैं एक पूछूं? पूछो पूछो। बुझो भैया एक पहेली, जब काटो तो नई नवेली। मुझे पता है। बताओ बताओ। पेंसिल। बिल्कुल ठीक जवाब। अरे वाह, ये तो सच में अच्छा था। मैं भी एक पूछूं? हाँ हाँ, पूछो पूछो। एक पैर और बाकी दोती, सावन में वह अक्सर रोती। कोयल? नहीं, मैं ही बता देती हूँ। छतरी। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत हो गया। अब आते हैं असली खेल पे, दैट इज एशियन गेम्स, जो इस बार चीन के होंगजाऊ में आयोजित किया जा रहा है। ये 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक चल रहा है। इस बार एशियन गेम्स में 40 से अधिक खेल हैं, जिनमें 400 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनमें गेम्स हैं बैडमिंटन, टेनिस, मुक्केबाजी, कुश्ती, क्रिकेट, तैराकी और एथलेटिक्स तो है ही। दीदी, हमारे भारत को मेडल्स भी तो मिले हैं बहुत सारे। हाँ हाँ। अरे वाह। मेरे पास ना एक फन फैक्ट है। इस बार के जो मैस्कॉट्स हैं वो रोबोट्स हैं और उनका नाम है चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियन लियन। ये है ना टंग ट्विस्टर, बोलो इसको जल्दी जल्दी। चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियन लियन। चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग लियन लियन चेन चेन कॉन्ग। चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग लियन लियन। ठीक है, मान गए। इस बार जो एशियन गेम्स हो रही हैं, वो बहुत सारे स्पोर्ट्स और नए फील्ड्स को भी बढ़ावा दे रही हैं। चाइना ने अपनी कंट्री में बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स सेंटर खोले हैं जहाँ पे एशियन गेम्स के लिए बहुत सारे आयोजन किए गए हैं। और तुम्हें पता है कि एशियन गेम्स का टॉर्च रिले जो होता है, वो सबसे लंबा टॉर्च रिले है, जहाँ 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा कवर किया जाता है टॉर्च बेयर करके। 10,000 किलोमीटर? इतना लंबा डिस्टेंस? ये तो हमसे होएगा ही नहीं। पर जो टॉर्च बेयरर्स होते हैं उनमें सच में बहुत हिम्मत है। हमें
कितनी प्रैक्टिस करनी होगी इसके लिए। और आपको पता है कि जो एशियन गेम्स है वो सेकंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट है ओलंपिक गेम्स के बाद। ये तो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है। दीदी आपको तो सब कुछ पता है। अच्छा, ये पता है कि भारत ने एशियन गेम्स में 1951 से पार्ट लिया हुआ है और इंडिया के पास 296 पदक हैं, जिनमें से 155 गोल्ड, 93 सिल्वर और 88 ब्रॉन्ज मेडल हैं। वाओ, इतने सारे मेडल्स है ना, भारत है ही इतना अच्छा। दीदी आपको ये पता है पहला एशियन गेम्स दिल्ली में हुआ था, वो भी 1951 में। ये आपको किसने बताया? मुझे तो मेरे दादू ने बताया था। अरे वाह। अरे रूहानी, तुमने एकदम सही कहा। हमारे दादा दादी नाना नानी हमें कितनी सारी चीजें सिखाते हैं, रोज हमें कहानियाँ सुनाते हैं। और नानी दादी की कहानियां तो वैसे ही फेमस होती हैं। और जब भी हम नानी नानू के हाउस जाते हैं वो तभी भी हमें अपनी स्टोरीज बताते हैं। हाँ, वो तो है ही। उनके लाइफ के एक्सपीरियंस से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। फ्रेंड्स, हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी करना चाहिए और उनके साथ खेलना भी चाहिए और उनकी बातें भी सुननी चाहिए। हाँ, उनके साथ बैठने के बहुत सारे फायदे हैं। वो हमें जो आशीर्वाद देते हैं ना, वो तो बहुत ही काम करता है। और उनकी छोटी मोटी मदद भी करनी चाहिए। हाँ, उन्होंने हमारी इतनी मदद करी जब हम बड़े हो रहे थे, तो अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। सही कहा। मैं तो सबकी हेल्प करती हूँ। जो भी मेरी हेल्प मांगता है मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। मैं भी। तभी कहते हैं कि घर में किसी बड़े का होना जरूरी है, क्योंकि उनकी हेल्प से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और कई प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक कहा। हमारे बड़े हमें सही राह पे चलने की सीख देते हैं। धर्म और संस्कार भी सिखाते हैं। हाँ, वो हमें चॉकलेट और टॉफी भी देते हैं। जो दादाजी टॉफी देते हैं उसका भी खाने में बड़ा मजा आता है। वो तो है ही। और मेरी नानी तो पहले से ही आइसक्रीम बना कर रखती है। अरे वाह। फ्रेंड्स, मैं आपको अपने एक दादू की बात बताऊं? बताओ। मेरे दादू हर बारी कहते हैं, एक भाई साहब आए थे, वो तेरे लिए चॉकलेट दे के गए हैं, लेकिन दादू हर बारी मेरे को खुद देते हैं। अरे हाँ, उनके पास तो पिटारा होता होगा। मैं अब एक पहेली पूछूं? पूछो। सफेद तन, हरी पूंछ, ना बुझे तो नानी से पूछ। अरे मैं अभी अपनी नानी को फोन करती हूँ। मैं बता दूं? बताओ। मूली। बिल्कुल सही जवाब। मूली कैसे? क्योंकि वो सफेद रंग की होती है और ऊपर उसकी हरी पूंछ होती है। इतनी बातें दादा दादी के बारे में सुनकर अब मेरा घर जाके उनके साथ मस्तियाँ करने का मन कर रहा है। जल्दी करो, मुझे भी जाना अपनी नानी के घर। अरे हाँ, सब जाएंगे। मैं तो घर जाके अपने दादा दादी के साथ बैठ के उनके बचपन की कहानियां सुनूंगी। वो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। अब हमें घड़ी बता रही है कि हमारे चलने का समय हो गया है, बट हम आपसे वादा करते हैं कि इसी दिन इसी समय पर आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। तब तक के लिए मैं रबानी जॉली, रूहानी, मैं आसवी, मैं आरवी वर्मा आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय। जय हिंद।